हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुदेश शर्मा सुदेश बघाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, आपको पता है हम सीटेट, एचटेट और जीके के लिए एसएसटी की स्टडी करते हैं। तो उसी मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जो हमारा पार्ट 44 में रह गया था उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो सीटेट एचटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो नोट्स हैं वो इन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि बुनकर और अंग्रेज के विषय में हमने स्टडी की थी। तो अब हम करेंगे भारतीय कपड़े का पतन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि भाई कैसे कैसे भारतीय कपड़ा अच्छा बनता गया, फिर क्या क्या कारण हुए, और अब हम इस टॉपिक पर आ गए कि भारतीय कपड़े का पतन कैसे हुआ। चलिए इसके बारे में हम अब जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और आशा करती हूँ कि जो मैं करवाती हूँ वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और आप इन वीडियोस को बार बार सुनते रहिए, जिससे कि आपको है ना ये बातें याद हो जाएंगी और रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी समझ बढ़ेगी इनसे। ठीक है, तो चलिए मित्रों चलते हैं। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर है ना कई तरह के असर पड़े। देखो, हमने बताया था पिछली वीडियो में कि है ना ब्रिटेन ने मशीनों के द्वारा कपड़ा उत्पादन शुरू कर दिया था, जिससे क्या हुआ कि भारतीय जो उत्पादक थे ना उन पर बहुत सारे प्रभाव पड़े। ये आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे कि उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। यानी कि यदि कोई एक उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है और दूसरा उत्पादक उससे कम कॉस्ट पर किसी अन्य वस्तु का उत्पादन यानी उसी वस्तु का उत्पादन करने लग जाए, तो जो दूसरा उत्पादक है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। इनमें मैन हो सकते हैं, भाई रोजगार हो सकता है, आमदनी हो सकती है, लोग कितने लोगों को यानी कि कितने बुनकर थे जिनको रोजगार मिला हुआ था, और फिर जो अपने देश की चीज है उसको न खरीदना और विदेशी चीज के प्रति आकर्षण हो सकता है। ठीक है, ऐसे हम सभी बातों को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या था, अब भारतीय कपड़े को ब्रिटिश उद्योगों में जो कपड़ा बनता था उसका मुकाबला करना पड़ता था। ये बात जाहिर सी है, क्योंकि वो कम कॉस्ट पर देते थे और इसलिए उनके कपड़े का उन्हें मुकाबला करना पड़ता था। और दूसरा है कि भारत से इंग्लैंड को कपड़ा निर्यात करने पर सारे सीमा शुल्क थोप दिए गए। यानी कि जो कपड़ा भारत से ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था ना उस पर सीमा शुल्क सौंप दिए। सीमा शुल्क क्या होते हैं भाई? टैक्स। यानी कि यदि आप ना निर्यात करोगे तो जो ब्रिटिश सरकार है उसको आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। और ब्रिटेन के उद्योगों ने भारत के कपड़े की मांग अन्य देशों से भी कम कर दी। देखो क्या होता है कि ब्रिटेन ने कम कॉस्ट पर और अधिक कपड़ा प्रदान कर दिया लोगों को, और विदेशों में भी अन्य देशों में भी अपने कपड़े को इन्होंने प्रेफर किया। यानी कि ये बताया कि हमारा कपड़ा है ना कम कॉस्ट पर है और इसमें कोई वो नहीं है कि भाई हमारा कपड़ा बहुत अच्छा है। यानी कि इनमें एडवर्टाइजमेंट कर दी। भारत का कपड़ा क्या था, वो उसका जो क्वालिटी थी ना वो बोलती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, खुद अपनी एडवर्टाइजमेंट खुद करनी शुरू कर दी, यानी कि कपड़ा ले जाकर। लेकिन भारत में क्या था, जो भारत में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनता था ना उसकी जो गुणवत्ता थी वो है ना ले जाने वाला ही उसके गुणगान करता था, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी थी। ये बोलते हैं ना कि मनुष्य का काम बोलता है, तो भारत के कपड़े की जो गुणवत्ता थी वो बोलती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने कपड़े के प्रति जैसे कोई व्यापारी बेचने गया तो उनको विज्ञापन के रूप में कपड़े को यूज करने लगे। लेकिन भारत वाले नहीं गए थे कपड़ा बेचने के लिए। भारत से कपड़ा बाहर कैसे गया था, जैसे कि भारत में कोई व्यापारी आया और वो खरीद कर ले गया, ऐसे भारत का कपड़ा बाहर गया था। ठीक है, और ये जो ब्रिटेन वाले हैं ये अपना कपड़ा साथ लेकर जाते थे व्यापार करने के लिए। फिर एक शब्द आता है ओरांग। क्या शब्द आता है? ओरांग। ओरांग शब्द है ना फारसी भाषा में गोदामों और जैसे कि स्टॉक होता है ना गोदाम, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। क्या शब्द? ओरांग। और वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि ओरांग शब्द फारसी भाषा का शब्द है, इसको आप ध्यान में रखना। और ये किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये गोदामों के लिए और वर्कशॉप के लिए प्रयोग किया जाता है। इनको मित्रों आप है ना अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए, क्योंकि सीटेट में ऐसे ही कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाएगा कि ओरांग शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको बताना है कि फारसी भाषा का शब्द है। फिर उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि ओरांग शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी कि किस शब्द के लिए ओरांग शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा कि गोदामों के लिए या वर्कशॉप के लिए या फिर ए और बी दोनों के लिए। तो आप क्या कहोगे? ए और बी दोनों के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है एक समाचार दर्पण, यानी कि समाचार दर्पण ये किसका था? समाचार दर्पण है ना बंगाली अखबार का नाम था। ठीक, क्वेश्चन कैसे अराइज होता है कि बंगाली अखबार का क्या नाम था? तो क्या नाम था भाई? समाचार दर्पण नाम था बंगाली अखबार का। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही देखो, मैं ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊं, लेकिन जो मैं करवा रही हूँ ना उसमें एक लाइन में लगभग 3 क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। इसलिए ये नोट्स है ना शॉर्ट नोट्स हैं और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं। तो आप इनको बिल्कुल ध्यान से अपनी नोटबुक में उतारते रहिए, और जो बात आपको समझ में ना आए वो कमेंट में डाल दीजिए, तो मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर दूंगी। और इतना कंफर्म है कि सीटेट के जो 45 क्वेश्चन आते हैं ये नोट्स में से ही आएंगे, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी बुक्स को रीड किया है और उसके बाद अपने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, उस समय ना देखो, मैंने कल आपसे एक वादा किया था, एक बात कही थी कि हम आपको ये बताएंगे कि कितने रुपए की और कितने यानी कि सूत की क्या कीमत होती थी। तो आज मैं वो बात आपको बता देती हूँ कि ना 3 मन सूत, 3 मन कितना होता है भाई? यानी कि 120 किलो। ठीक है, यानी कि 40 किलो का 1 मन होता है। तो 120 किलो सूत के है ना 1 रुपया दिया जाता था। कब दिया जाता था? 1828 में। यानी कि क्या होता था, ये अंग्रेज है ना जिसके घर भी 120 किलो सूत यानी कि 1 मन सूत जिसके घर पर बेच देते थे काटने के लिए और उससे बुनने के लिए, तो उसके बदले में उसको क्या देते थे? 1 रुपया देते थे। क्या देते थे? 1 रुपया देते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? लेकिन अब स्थिति विपरीत हो गई, क्योंकि पहले सूती कपड़ा निर्यात होता था। ठीक, यानी कि पहले तो भारत से क्या होता था? सूती कपड़ा निर्यात किया जाता। निर्यात का मतलब होता है दूसरे देशों में भेजना, यानी कि अपने देश का जो माल है वो दूसरे देशों में भेजना, जिससे कि देश को क्या मिलता है? पैसा मिलता है। एक होता है आयात। ठीक है, आयात क्या होता है कि दूसरे देशों से अपने देश में सामान लाना, और इसके लिए क्या होता है कि देश को सामान के बदले पैसा देना होता है। ठीक, और पैसा भी कैसे देना होता है? पहले क्या होता था? सोने या चांदी के बदले में वस्तुएं खरीदी जाती थी। अब तो एक करेंसी ट्रांसलेट कर दी जाती है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले सोना और चांदी इनके बदले में व्यापार होता था। ठीक है, परंतु अब है ना 1830 से 1880 के दशक में 2/3 लोग ब्रिटेन में निर्मित कपड़ा पहनने लगे। अब देखो आप, जैसे कोई मजदूर व्यक्ति है और वो क्या करता है, जैसे कि पूरे दिन में वो है ना 2-3 कमीज बना लेता है। ठीक, कितनी बना लेता है भाई? 2-3 कमीज। और यदि वो है ना कहीं खेतों में या कहीं और काम करने जाता है तो वो है ना इतनी अर्निंग कर लाता है कि वो अपनी अर्निंग से 4-5 कमीजें खरीद सकता है। फिर क्या हुआ? ब्रिटेन में क्या था कि भाई भारत की 3 कमीज आए ना, उस पैसे के बदले में ब्रिटेन की 10 कमीजें आ सकती थी, क्योंकि आपको पता है उनकी कॉस्ट कम थी। तो फिर वो गरीब व्यक्ति क्या सोचता कि भाई मेरे को ना 2 कमीज लेनी है, तो मैं 2 कमीज ब्रिटेन वालों की ले लूँगा, और फिर क्या करूँगा? मैं पूरे दिन खेत में काम करूँगा, मजदूरी करूँगा, कुछ भी करूँगा, तो मेरा जो दिन है वो वेस्ट नहीं होगा। और फिर वो क्या सोचता है, यदि मैं पूरे दिन है ना सूत काटूंगा तो भी मुझे ना, जब मैं 120 किलो सूत काटूंगा तब 1 रुपया मिलेगा। ठीक,
इसके लिए मैं क्या करूँगा, रेडीमेड यानी कि बनी बनाई कमीजें खरीद कर पहन लूँगा और मैं अब सूत काटना बंद कर दूंगा, क्योंकि उसको है ना उसमें अपना रोजगार, अपनी जो अर्निंग है वो दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए उसने क्या किया, इसको है ना भारतीय जो कमीज है उनको बनाना और पहनना बंद कर दिया। तो यानी कि 2/3 लोग, यानी कि 2/3 लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन के कपड़े को अपना लिया। ये क्या था भाई, सस्ता था, इसलिए इन्होंने अपने आप इनके अंदर ढाल लिया। ठीक, फिर क्या, जैसे अब लोगों ने, जैसे 2/3 लोग हैं उन्होंने ब्रिटेन का कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, और जो भारतीय जो महंगा कपड़ा बनाते थे ना उनका क्या हुआ, रोजगार ठप हो गया। अब क्या रहा कि चाहे तो बनाने वाले पहने या फिर कुछ शाही लोग ही पहनते थे भाई, जिनको अच्छा लगता था वही पहनने लगे, और जिससे ये भारत का क्या हुआ, रोजगार यानी कि आजीविका पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ये आप भी समझ गए होंगे, ये तो कॉमन सी बात है। फिर उसके बाद क्या होता है, भारतीय जो हथकरघों की बुनाई है ना पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, यानी कि 2/3 लोगों ने ब्रिटेन के कपड़े को अपनाया था, लेकिन उनकी जो बुनाई है वो पूरी तरह से खत्म नहीं थी। और खत्म भी कैसे होती भाई, जो ब्रिटेन का कपड़ा था ना वो भारत के कपड़े के मुकाबले बहुत ही निम्न कोटि का था। निम्न कोटि का थी, लो क्वालिटी का था। ठीक है, यानी कि अच्छा नहीं था, सुंदर नहीं था, बस क्या था कि भाई हाँ कमीज है या धोती है कुछ भी है, लेकिन वो सुंदर नहीं था। लेकिन और सुंदरता के लिए तो भारतीय कपड़े को ही लोग पहनते थे। और जो ये ब्रिटेन का कपड़ा था ना, ये है ना गरीब लोगों के द्वारा ही पहना जाता था, और ये बहुत यानी कि लो क्वालिटी का था, ये मैंने आपको बता ही दिया, और गरीब लोग ही इसको पहनते थे। फिर उसके बाद आता है टॉपिक सूती कपड़ा मिलों का उदय, यानी कि जो सूती कपड़े की जो मिल लग गई। फिर पहले तो क्या होता था, घर घर में कपड़ा बुना जाता था, यानी कि जो लघु और कुटीर उद्योग होते हैं ना उनके माध्यम से, यानी लघु कुटीर उद्योग भी हम इनको नहीं बोल सकते, बिल्कुल ही एक कॉमन सी इकाई, यानी कि हर घर में कपड़े को बुना और काता जाता था और रंगा जाता था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, जो सूती कपड़े की है वो मिलें लग गई। भारत में है ना पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में, कब भाई, 1854 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। यानी कि भारत में जो सूती कपड़े की पहली मिल है ना 1854 में, और कहाँ पर स्थापित हुई थी, मुंबई में स्थापित हुई थी। ठीक है, यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए कि भारत में सूती कपड़े की पहली मिल कहाँ लगी भाई, मुंबई में। कब लगी, 1854 में। ये बातें आप नोट कर लेना। मुंबई चीन और इंग्लैंड के लिए कपास निर्यात का मुख्य बंदरगाह था। ये मुंबई है ना, चीन और इंग्लैंड में जो भारत की जो कपास है उसका निर्यात करता था। कहाँ पर, चीन और इंग्लैंड में। आपको मैंने बताया है कि निर्यात क्या होता है, अपने देश से वस्तुओं को बाहर भेजना और उसके बदले में पैसा लेना। पैसे के बदले में क्या लिया जाता था उस समय पर, सोना और चांदी। ठीक है, और एक बात और, ये मुंबई का जो क्षेत्र है ना ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये है ना कपास की खेती के लिए बिल्कुल ही सर्वश्रेष्ठ जगह है। कौन सा क्षेत्र भाई, मुंबई महाराष्ट्र वाला ये क्षेत्र है ना, बहुत ही जैसे उत्कृष्ट भूमि मान सकते हैं कपास की कृषि के लिए। कपास की कृषि के लिए यानी कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ही अधिक उपयोगी होती है। और ये आपको पता चल गया कि मुंबई, जो ये मुंबई बंदरगाह है, ये चीन और इंग्लैंड के लिए क्या थी, एक कपास निर्यात का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। मुंबई काली मिट्टी के क्षेत्र के निकट था जिसमें कपास की अधिकतम खेती होती थी। ठीक है, महिलाएं कताई तथा पुरुष बुनकर विभाग में ज्यादा कार्य करते थे। देखो ये सीटेट है ना, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि महिलाएं किस विभाग में कार्य करती थी, कताई में, यानी कि कातना, सूत को कातना। और पुरुष क्या करते थे, बुनकर, यानी कि उसको कपड़े को बुनना। ठीक है, तो महिलाएं तो कताई में काम करती थी और पुरुष बुनकर में काम करते थे। आगे यहाँ तक समझ में, चलिए अब आगे चलते हैं। सन 1900 तक मुंबई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। कब तक भाई, 1900 में। देखो 1854 से
18 यानी कि 1900 तक कितनी कपड़ा मिलें लग चुकी थी भारत में? 84। ठीक है। ज्यादातर मिलें ना पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी। किसने खोली थी भाई? जो पारसी और गुजरात यानी कि जो गुजरात के और जो पारसी व्यवसायी यानी कि व्यापारी थे, जो ये कपड़े का कार्य करते थे, उनको बोलते हैं व्यवसायी। इन्होंने खोली थी, जो चीन के साथ व्यापार से काफी पैसा कमा चुके थे। यानी कि ये क्या करते थे? पहले तो कपास को निर्यात करते थे, फिर इन्होंने क्या किया? चीन के साथ इन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया कपास का निर्यात करके, फिर इन्होंने अपनी मिलें लगा ली। अहमदाबाद में पहला कारखाना है ना 1861 में लगा था। कब भाई? 1861 में अहमदाबाद में लगा, फिर 1862 में कानपुर में खुला। ठीक है। यानी कि जो पहला कारखाना अहमदाबाद में 1861 में, देश में 1854 में, और अहमदाबाद में 1861 में, कानपुर में 1862 में। और इन दो कारखानों के खुलने से, देखो ये कहाँ पर थे कि ये जो कपासी क्षेत्र है ना उसके नजदीक था अहमदाबाद। ठीक। और फिर क्या हुआ? जिससे रोजगार और मजदूरों की मांग बढ़ी। देखो भाई, किसी भी चीज की यदि प्रोडक्शन होगा तो जो लेबर है उसकी जो डिमांड है उसकी तो फिर बढ़ेगी डिमांड, और डिमांड बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और फिर यदि लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा आएगा। ये है एक सर्कल, और ये ऐसे ही चलता रहता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि भारत के औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी दोबारा से। यानी कि जो भारत का सूती वस्त्र है उसकी जो प्रथम लहर है वो प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी। इसके पीछे क्या कारण थे ये भी हम अब डिस्कस करेंगे। ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफी कमी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि भाई ब्रिटेन क्या हो गया? युद्ध में उलझ गया, और वहां की जो कपड़े की जो कपड़ा आता था उसकी मात्रा बिल्कुल कम हो गई थी, और सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कपड़े का उत्पादन की मांग बढ़ने लगी। यानी कि जो ब्रिटेन के जो सैनिक थे ना भारत में, यानी कि थे तो भारतीय और ब्रिटेन के दोनों मिक्स थे, उनकी जो कपड़े की जो आवश्यकता थी, उनको जो कपड़े की जरूरत थी उनको पूरा करने के लिए भी भारतीय कपड़े की मांग बढ़ने लग गई थी। ठीक है। यानी कि इस समय पर फिर क्या हुआ? भारतीय कपड़े की जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई। फिर उसके बाद आता है एक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अब हम करेंगे, टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील। ये क्वेश्चन है ना लास्ट टाइम सीटेट में आया है, ऐसा मुझे ध्यान आता है। मैं इसके प्रति बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो भारतीय इस्पात और लौह धातु की कला कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करेंगे। यानी कि जो भारत का लौह और इस्पात है उसकी जो कहानी हम टीपू सुल्तान का एक मशहूर किस्सा है उससे शुरू करेंगे। ये आपको मैंने बताया है पीछे वाली वीडियोस में कि जो टीपू सुल्तान है वो 1799 तक इन्होंने मैसूर पर शासन किया था। 1799 में अंग्रेजों ने इसकी मृत्यु कर दी थी, यानी कि इनको मार दिया था युद्ध में। 4 युद्ध लड़े थे टीपू सुल्तान के साथ, और जो लास्ट वाला युद्ध था इसमें ये टीपू सुल्तान हार जाता है और फिर इसकी मृत्यु कर दी जाती है। और ये है ना हाथ में तलवार लिए लिए मारे गए थे जो लास्ट वाला युद्ध था उसमें। टीपू की जो विश्व विख्यात तलवारें हैं वो आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति है। यानी कि जो भी तलवारें थी ना टीपू सुल्तान की वो है ना इंग्लैंड के संग्रहालय में स्थापित की गई हैं। अब इनकी तलवार इतनी तीखी थी कि लोहों को भी काट सकती थी। यदि कोई है ना लोह का गार्ड पहन के इनसे युद्ध करे ना तो इनकी तलवार है ना लोह को भी काट सकती थी, इतनी तीखी थी इनकी तलवार। इस तलवार का गुण यह है कि कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था। यानी कि जो इस तलवार का क्या गुण था, ये कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से बनाई गई थी। ठीक है। जो दक्षिण भारत में बनाया जाता था, कहाँ पर बनाया जाता था? देखो अब सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप सोचते रह जाओगे भाई क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछा, आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये पूछ लेंगे कि
वुड स्टील का निर्माण कहाँ किया जाता था? तो फिर आप सोच में हो जाओगे कि भाई है ना, हमने वुड स्टील का ये तो पढ़ा है कि जो टीपू सुल्तान की तलवारें हैं वो बनाई जाती थी इससे, लेकिन ये तो नहीं पढ़ा। तो ये क्या है कि दक्षिण भारत में जो वुड स्टील है ये दक्षिण भारत में बनाया जाता था, और इनकी जो तलवारें थी ना वो पैनी और लहरेदार होती, लाइनों वाली, यानी कि किसी चीज में फंसा दी जाए तो उसको काट कर ही छोड़े, ठीक है, तो ये होती है लहरेदार। फिर क्या होता है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया। ये बातें भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ये जो फ्रांसीसी बुकानन है इनको भी आप याद कर लेना कि जो टीपू सुल्तान की जो बातें थी उनका ब्यौरा किसने दिया? फ्रांसीसी बुकानन ने दिया। और ये कौन थे? यात्री थे। और कब दिया? 1800 में। उन्होंने ये ब्यौरा दिया कि मैसूर में सैकड़ों परगनल भट्टियों में वुड स्टील किस तरह बनाया जाता था। परगलन होता है यानी कि लोह या को गलाकर, यानी कि परगलन मतलब होता है गलाना, ठीक है। और जो भट्टियां होती है वो होती है आग की, यानी कि जिसमें एक वो होती है भट्टी और उसमें कोयला डाल दिया जाता है और उसके अंदर फिर क्या किया जाता है? लोह का परगलन किया जाता है। तो ये जो फ्रांसीसी यात्री है बुकानन, कौन है भाई? बुकानन ने यह बताया कि जो मैसूर में है ना, किस प्रकार से भट्टियों से वुड स्टील की तलवारें बनाई जाती थी, इस बारे में इन्होंने बताया। फिर हम इसके थोड़े से जो गहराई से है उसको थोड़ा जान लेते हैं। वुड से ना कन्नड़ शब्द है। क्या शब्द है? कन्नड़ शब्द उक्कू, यानी कि जो कन्नड़ शब्द उक्कू है और तेलुगु शब्द हुक्कू, यानी कि वुड्स शब्द कन्नड़ के उक्कू और तेलुगु के हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुकू, यानी कि देखो भाई है तो थोड़ा सा अजीब से नाम, लेकिन हमें इनको भी समझना चाहिए। कन्नड़ का शब्द है उक्कू, तेलुगु का है हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द है उरुकक्कू। क्या है? उरुकक्कू, यानी कि स्टील के ये सभी क्या है? बिगड़े हुए रूप हैं। जो ये वुड्स हैं इनको कन्नड़ में उक्कू, तेलुगु में हुक्कू, तमिल व मलयालम में उरुकक्कू ये नाम से जाने जाते हैं। और ये क्या है? सब स्टील के बिगड़े हुए रूप हैं, यानी कि जैसे जो स्टील है, लोह स्टील है, इसको हम वुड्स बोलते हैं, तो इन स्थानों पर इनको ये बोला जाता है क्योंकि ये भट्टियां ना जगह जगह पर लगी हुई थी इसलिए। और ये है ना अंग्रेजी, यानी कि इनका बिगड़ा हुआ रूप वुड्स है और ये अंग्रेजी में वुड्स बोला जाता है, लेकिन जो स्थानीय भाषाएं थी उनमें ये जो मैंने उक्कू, हुक्कू और उरुकक्कू बताया है ये बोला जाता था। यानी हमारे भारत में तो इनको ये बोला जाता था, लेकिन जो ब्रिटेन के लोग हैं उन्होंने इसको वुड्स बोला है। ठीक, आ गया समझ में? अब देखना, इम्पोर्टेंट बात है, विश्व विख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले। अब आपके है ना सीटेट में एक क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप ये नहीं सोचोगे कि है ना एनसीईआरटी में ये दिया हुआ, लेकिन आप क्या कहोगे पेपर देने के बाद कि भाई है ना आपकी बार तो एनसीईआरटी जैसे सीटेट में, एचटेट में साइंस भी पूछ रखी थी। देखो भाई हम तो एसएसटी के स्टूडेंट हैं, साइंस हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया गया है ना उससे बार सीटेट में कुछ पूछा ही नहीं जाता। और इसलिए ना ये साइंस का टॉपिक है, लेकिन इसको भी एसएसटी में दिया हुआ है थोड़ा सा, तो हमें इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या है कि विश्व विख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फेराडे ने क्या किया? बिजली और विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार किया। किसने? माइकल फेराडे ने। और इसने क्या किया? जो भारतीय वुड स्टील है ना इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। कितने दिन तक किया भाई? 4 साल तक इसने इस वुड स्टील की जो विशेषताएं हैं इनके विषय में अध्ययन किया। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो क्या करती है, टेक्निक्स के
माध्यम से अपनी प्रोग्रेसिंग करती, लेकिन हमारा जो अतीत रहा है ना वो पूरी ही टेक्निक से भरा रहा है। तो ना ये जो माइकल फेराडे ना, इसको 4 वर्ष में समझ में आया था कि टीपू सुल्तान के जो वुड स्टील है इसकी विशेषताएं क्या क्या है। 1818 से 1822 तक इन्होंने अध्ययन किया। 1818 से 1822 तक इन्होंने अध्ययन किया, लेकिन 19वीं शताब्दी में यह वुड स्टील समाप्त हो गया। कब हो गया भाई? 19वीं शताब्दी में। देखो भाई, अब कोई चीज है यदि उसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो समाप्त तो होगी ही। माइकल फेराडे ने 4 साल अध्ययन किया, फिर क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। और जिसका स्थान किसने ले लिया, उसी प्रकार जैसे भारतीय कपड़े का स्थान ब्रिटेन के कपड़े ने लिया था ना, उसी प्रकार जो ब्रिटेन के हथियार थे ना, उन्होंने इसका स्थान ले लिया था। भाई ब्रिटेन के लोगों की तो बस एक ही नीति थी कि इन लोगों को ऐसा बना दो कि ये हमारे ऊपर डिपेंड हो जाएं और हमें ही ये भगवान माने, गॉड माने और अन्नदाता हमें ही माने, ठीक है। ऐसी उनकी रणनीति थी। फिर क्या किया, इनके हथियारों का प्रयोग होने लग गया। बिहार और मध्य भारत के हरेक जिले में प्रगालक कारागार थे उस समय पर, यानी कि बिहार और मध्य भारत के सभी जैसे हरेक जिले में प्रगालक कारागार थे, यानी कि जो लोहो या धातु को गलाने का कार्य करते हैं उन्हें बोलते हैं प्रगालक कारागार थे। प्रगलन का काम पुरुष करते थे, ठीक है, यानी कि प्रगलन का यानी कि जो लोह है या जो स्टील है उसको गलाने का काम कौन करते थे? पुरुष करते थे। और जो दोकनी होती है भाई, एक सर्कल सा होता है और उसके ऊपर एक वो जैसे मोटर चलती है ऐसे ही एक हैंडल होता है और उसको महिला चलाती रहती है। उससे उसको क्या होती है, जो कोयला होता है उस पर हवा लगती रहती है और वो उससे जलता रहता है। तो ये जो हवा फेंकने का कार्य यानी कि इसको बोलते हैं धोंकनी। धोंकनी कौन करती थी? महिलाएं करती थी। यहाँ तक आ गया समझ में? तो चलिए अब थोड़ा सा और कर लेते हैं। 19वीं शताब्दी तक है ना ये भट्टियां बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी, यानी कि भाई किसी चीज की डिमांड ही नहीं रहेगी तो हम उसका उत्पादन करके करें भी क्या आगे। तो फिर क्या हो गया, ये भट्टियां समाप्त हो गई। इनका कारण क्या था? मेन कारण था वन कानून, यानी कि वन कानून का इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, शायद आप भी समझदार हैं, समझ गए होंगे। क्योंकि उस समय पर जो लकड़ियां होती थी ना वो वन से प्राप्त की जाती थी। उस समय पर ज्यादा कोयले का यूज नहीं किया जाता था और लगभग कोयला ना के ही बराबर था। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने जो लकड़ियां थी वो मिलना बंद हो गई और जो लोगों का जो वनों में प्रवेश था वो निषेध कर दिया। निषेध मतलब रोक लगा दी। और 19वीं शताब्दी के आखिर तक ब्रिटेन में लोहों का भी आयात होने लगा था, यानी कि 19वीं शताब्दी के आखिर में क्या हुआ, ब्रिटेन से लोहा भी आयात होने लग गया और जिससे उनके लोह की मांग गिर गई। और जो ये लोग थे ना जो अपना प्रगालन कार्य करते थे, इनके लोह की मांग भी गिर गई। भाई ऐसे ही है, जब किसी चीज की डिमांड ही नहीं रहे तो फिर बनाकर क्या करें। और यदि उस चीज पर बनाने से हमें प्रॉफिट प्राप्त न हो तो फिर बनाने का क्या फायदा। इसलिए ना फिर क्या हो गया, इनके लोह की मांग गिर गई और इन्होंने क्या कर दिया, अपने जो धंधा है उसको ही बदल दिया, यानी कि फिर ये अन्य कार्यों में संलग्न हो गई। तो फ्रेंड्स आज हमने जो पढ़ा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो एक छोटा सा समरी टाइप में हम ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या किया है। भारतीय कपड़े के पतन के विषय में आज हमने पढ़ा है। ओरांग पढ़ा है, क्या है ओरांग? एक फारसी भाषा है और उनका शब्द है और जो गोदाम के लिए प्रयोग किया जाता है, वर्कशॉप के लिए भी प्रयोग किया जाता है। फिर हमने बंगाली अखबार का नाम पढ़ा जिसको समाचार दर्पण के नाम से जाना जाता है। फिर हमने सूती कपड़ा जो ब्रिटेन और भारत का जो क्रियाकलाप रहा उसके विषय में हमने अध्ययन किया है आज। और फिर हमने जो सूती कपड़ा की मिलें हैं उनके विषय में पढ़ा है। 1854 में भारत में पहली मिल लगी थी। फिर 1900 तक भारत में 84 मिलें हो गई थी। फिर हमने अहमदाबाद के विषय में भी थोड़ा पढ़ा है और उसके बाद हमने एक बार फिर से भारत का जो वस्त्र उत्पादन है उसका जो उदय हुआ उसके विषय में भी आज हमने रीड किया है। उसके बाद हमने टीपू सुल्तान के विषय में पढ़ा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर लास्ट टाइम हमने जो एक विज्ञान का टॉपिक है और माइकल फेराडे ने 4 साल तक अध्ययन किया है उसके विषय में हमने पढ़ा है।
लास्ट टाइम हमने जो 1 कानून है उसका जो इफेक्ट है लोगों पर, उसके विषय में स्टडी की है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको करवा रही हूँ आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा है, और ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैं आपको करवा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको है ना आप सिर्फ ध्यान से सुनते रहिए, सुनने मात्र से ही आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार समझिए। याद कीजिए अपना वो फर्स्ट दिन, क्या हमें फर्स्ट दिन सब कुछ आता था? नहीं, हमने अभ्यास से सीखा है, और लर्निंग होती ही अभ्यास का कार्य है। जितना अभ्यास करोगे उतनी ही अच्छी हमारी समझ होगी, पकड़ होगी, और उतने ही हम सक्सेस होंगे। जैसे कहा गया है ना, करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान, रसरी आत जात है सिल पर पड़त निशान। यानी कि अभ्यास करने से जो जड़ मति यानी कि जो मूर्ख बुद्धि है वो भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। जैसे कि एक रस्सी बार बार आती है तो वो पत्थर को भी काट देती है। वैसे तो रस्सी की कोई औकात नहीं होती, लेकिन बार बार आ जाने से वो पत्थर को भी काट देती है। इस प्रकार से मित्रों, आप अपने कार्य में लगे रहिए, बिल्कुल अभ्यास करते रहिए। अभ्यास ही मनुष्य की पहली कुंजी है। कुंजी होती है चाबी, यानी कि सक्सेस की जो चाबी है वो अभ्यास है। जिसने अभ्यास छोड़ दिया मानो उसका जीवन शिथिल हो गया। और अभ्यास करते रहिए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मित्रों, फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। सबसे बड़ी बात है आप खुश रहिए। खुश रहोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।